हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 1 to 3 नवंबर 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ जो है वो फॉलो कर रहे हैं, एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। हमारी कोर स्ट्रैटेजी है कि करंट अफेयर जितने भी न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है प्लस साथ में उन करंट अफेयर को हम लिंक करते हैं स्टैटिक जीके के साथ, ताकि करंट अफेयर के साथ साथ जो है वो स्टैटिक जीके भी हमारी कवर हो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो आज की रहेगी वो है इंडिया और यूएस के बीच में जो अभी डिफेंस पैक्ट साइन हुआ। ये 10 ईयर का पैक्ट है जिसमें बात की जा रही है कि एक न्यू स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन हम जो है वो फॉलो करेंगे, स्पेशली फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। यानी कि ये जो है वो 3 कोर पिलर रहेंगे, पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, जो अभी पैक्ट साइन हुआ 10 ईयर के लिए। और इसमें किस रीजन की बात की जा रही है? इंडो पैसिफिक रीजन। तो मतलब कि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और साथ में सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए 10 ईयर का डिफेंस फ्रेमवर्क जो है वो बोथ नेशंस इंडिया और यूएस ने बनाया। अब ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये लैंड, एयर, वाटर, स्पेस और साइबर स्पेस इन सभी को इंक्लूड करता है। तो आज से 20 साल पहले हम साइबर स्पेस के बारे में कम बात किया करते थे या फिर स्पेस के बारे में कम बात किया करते थे, बट लेकिन अभी इंडिया भी स्पेस पावर बन गई है। ऑपरेशन शक्ति के बाद हम भी क्या है, स्पेस पावर है। और साइबर स्पेस की अगर हम बात करें तो जिस तरह से साइबर क्राइम्स आजकल इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो इसको भी जो है वो डिफेंस में इंक्लूड किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और हम इसको एज एन एग्जांपल मेंस में लिख सकते हैं कि किस तरह से इंडिया जो है वो एंगेज है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, टू प्रमोट पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। देन उसके बाद सेकंड न्यूज़ भी जो है वो डिफेंस से लिंक करती है, लेकिन ये लिंक करते हैं यूएस और चाइना के साथ। तो यूएस और चाइना की भी अभी रिसेंटली मीटिंग हुई, जिसको एक तरह से अगर हम बात करें G2 भी कहा जाता है, यूएसए और चाइना। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो मेन टॉपिक्स है जिन पर दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में बातचीत हुई है, तो सबसे पहला है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो चाइना की प्रेजेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर जो छोटे छोटे नेशंस हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, उनके इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहे हैं। सेकंड, उसके बाद ताइवान। ताइवान की अगर हम बात करें तो ताइवान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ताइवान जो है वो खुद को एक अलग कंट्री मानता है, वो यही समझता है कि मैं चाइना का पार्ट हूँ, और यूएस भी उसको रिकॉग्नाइज करता है एक तरह से। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया फॉलो करता है यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी, यानी कि ताइवान जो है वो किसका पार्ट है? चाइना का पार्ट। ऐसा जो है वो भारत जो है वो इस इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो बात रखता है। देन उसके बाद थर्ड अगर हम बात करें, जो चाइना की ट्रेड एक्सपेंशन पॉलिसी है, स्पेशली अगर हम बात करें डंपिंग पॉलिसी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ध्यान में रखना कि डंपिंग पॉलिसी ऑफ चाइना, यहाँ पर इसको कट कर देना, यहाँ पर ये जो है वो चाइना होगा। तो ये भी एक जो है वो कंसर्न है। देन उसके बाद जो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई यूएस और चाइना के बीच में, तो इसमें फोकस किया जा रहा है टुवर्ड बैलेंस ऑफ पावर। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो लाइन है। मतलब क्या है कि जिस तरह से चाइना का डोमिनेशन या फिर अगर हम बात करें यूएस का डोमिनेशन, तो इसमें एक सिंपल से लाइन आती है, दैट इज़ की बैलेंस ऑफ पावर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। प्लस साथ में यहाँ पर रीजनल एंड ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर भी जो बातचीत हुई। तो दैट मीन्स कि जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो लिंक करती है एक तरह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, लिफ्ट किया है बैन को। सिख पिलग्रिम्स जो है वो अब क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान का जो है वीज़ा जो है वो गेन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि सिख श्राइन्स अगर हम देखते हैं तो ननकाना साहिब, जो कि अगर हम बात करते हैं बर्थ प्लेस है गुरु नानक देव जी का, और इट इज़ इन पाकिस्तान। तो और ये क्यों हो गया? और दूसरा करतारपुर कॉरिडोर, जिसका एग्रीमेंट अगर हम बात करें 2029 तक कंटिन्यू किया गया। वीज़ा फ्री मूवमेंट एक तरह से दी जा रही है, और ये कनेक्ट करता है दरबार साहिब गुरुद्वारा इन नरोवाल जो कि पाकिस्तान में है, और यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में तो डेरा बाबा नानक श्राइन इन इंडिया। तो ये दोनों ही गुरुद्वारा जो है वो गुरु नानक देव जी से लिंक करते हैं। देन उसके बाद थर्ड वन हो गया ननकाना साहिब। तो ननकाना साहिब ये गुरु नानक देव जी से लिंक करते हैं। और जो ये दोनों अगर हम बात करें गुरुद्वारा इसकी, तो ये रावी बैंक के किनारे पर जो है, रावी के किनारे पर जो है वो सिचुएटेड है। गुरु नानक देव जी की अगर हम बात करें तो फाउंडर ऑफ सिखिज़म, इनका बर्थ जो है वो 1469 में हुआ था। और कहाँ पर? ननकाना साहिब, जो कि प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें पाकिस्तान में है। और गुरु नानक देव जी ने एडवोकेट किया है निर्गुण भक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्गुण भक्ति मतलब फॉर्मलेस गुड। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी,
कि जैसे कि 4-5 जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हुए उनके नाम दे दिए जाएंगे, फिर पूछेंगे कि वो कौन सी भक्ति से बिलोंग करते थे, या भक्ति मूवमेंट का ये क्वेश्चन बन सकता है। तो निर्गुण और सगुण दो तरह की होती है। निर्गुण जब हम कह रहे हैं फॉर्मलेस, और सगुण जब हम एक फॉर्म की बात करते हैं, जैसे कि राम भगवान की अगर हम बात करें तो वो निर्गुण में हो गए, और सगुण में अगर हम बात करें तो अवतार जैसे कि कृष्णा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एनएसए, हमारे जो अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि रिजाइम चेंजेस इन नियर बाय नेशन ड्यू टू मिस गवर्नेंस, मतलब कि मिस गवर्नेंस की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये हमने अपने पड़ोसी देशों में देख लिया, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। ओवर द पास्ट 3.5 ईयर्स, यानी कि लगभग 3.5 साल में जो है वो मिस गवर्नेंस की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स हुई है, और भारत में ऐसा मिस गवर्नेंस का कोई चैलेंज, कोई चांस नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर ऐसे चैलेंजेस नहीं हो सकते। और एनएसए के बारे में अगर हम बात करें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो ये पोस्ट जो है वो 1998 में क्रिएट हुई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। तो जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी तो एनएसए की पोस्ट क्रिएट हुई थी, और जो पहले एनएसए थे वो थे ब्रिजेश मिश्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। और प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो अजीत डोभाल 2014 से ये है, और डिप्टी एनएसए की अगर हम बात करें तो वह अनीश दयाल सिंह। तो ये दोनों नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ये एडिटोरियल है जो द हिंदू में मेंशन था, और ये एडिटोरियल जो है वो यूनाइटेड नेशंस के जो 80 ईयर हुए हैं और जो 88th असेंबली है उसके साथ लिंक करता है। प्लस साथ में बात करते हैं कि रिफॉर्म्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस में चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें जो है वो 15 मेंबर्स है, 5 जो है वो परमानेंट और 10 जो है वो नॉन परमानेंट। 10 जो नॉन परमानेंट है ये 2 साल के लिए जो है वो उनका टेन्योर रहता है। प्लस जो 5 परमानेंट है वो फिक्स है पूरे के पूरे, जैसे कि चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया। फिर इनके पास क्या है, वीटो पावर भी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बन रखा है कि कौन से इनमें से कौन सा 5 परमानेंट मेंबर में से नहीं है, तो दैट मीन्स इन पांचों के नाम याद रखने हमें ज़रूरी है। और प्लस साथ में इंडिया के पास कब कब जो है वो यहाँ इसकी जो है वो चेयरमैन मेंबरशिप आ रखी है कि वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर में इंक्लूड हुआ है, तो वो भी कवर करना इंपॉर्टेंट है। अब इस एडिटोरियल के कोर फैक्ट की अगर हम बात करें तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि रिफॉर्म्स तो हमें चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है द केस फॉर अ ब्रॉड पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पर क्या है, इसमें ये कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की अप्रोच पीस के लिए सही है, बट लेकिन उसके बाद वो स्ट्रगल हम देख रहे हैं वहाँ पर। मतलब यूनाइटेड नेशंस ने जहाँ पर भी पीस की बात करी, पीस बिल्डिंग की बात करी, पीस पर जो है वो डायलॉग डिस्कशन हुआ, तो उसके बाद कंसर्न हमें देखने को मिल रहे हैं, चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ठीक है, देयर इज़ नो डाउट कि प्राइमरी फोकस जो पीस की तरफ है, बट लेकिन इससे जो है वो क्या हो रहा है कि एक तरह से स्टैग्नेशन भी आ रही है, कंसर्न्स यहाँ से रेज हो रहे हैं कि अभी क्या है, रिफॉर्म्स चाहिए। तो की प्रॉब्लम्स जो यहाँ से आइडेंटिफाई होती है, तो सबसे पहला क्या आता है कि डेडिकेशन प्रॉपर नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, जो परमानेंट बॉडीज़ है वो प्रॉपर वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा काम कर रही है, तो मीडिएशन एफर्ट्स या फिर पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट फेजेस वो कम देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस का एग्जिस्टिंग पीस बिल्डिंग कमीशन है, ठीक है, वो वैल्यूएबल है, बट लेकिन यहाँ पर अथॉरिटी जो है वो लैक ऑफ अथॉरिटी है, और यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेन भी देखे जाते हैं पॉलिटिकल ट्रांजिशंस की वजह से। तो यानी कि यूनाइटेड नेशंस काम सही कर रहा है, बट लेकिन वो पीस की तरफ उसको पता है कि पीस को प्रमोट करना है, बट लेकिन पॉलिटिकल लोग या अदर फैक्टर हो गए उसकी वजह से यहाँ पर चैलेंजेस बन रहे हैं। प्लस साथ में पॉलिटिकल डिवीज़न और स्ट्रक्चरल इनर्शिया जो है वो एक तरह से जो है वो एक समस्या बनी हुई है फॉर लॉन्ग टर्म रिफॉर्म एंड पीस बिल्डिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो कंसर्न है, प्रॉब्लम है, जो कि आइडेंटिफाई होती है इस एडिटोरियल में इन द यूनाइटेड नेशंस। अब उसके बाद यहाँ पे क्या प्रपोजल दिया गया, प्रपोजल दिया गया कि बोर्ड ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी एक ये बनाया जाए। यहाँ पर एक जो है वो कोशिश की गई, जिसमें फिर हमने ये टारगेट रखा कि स्ट्रक्चर्ड वे में हम जो है वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को प्रमोट करेंगे और सॉल्यूशंस ढूंढेंगे प्रैक्टिकल वे में। तो मतलब क्या होगा कि ये जो बोर्ड है वो प्रैक्टिकली फंक्शन करेगा, नॉट लाइक कि जैसे अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जिनके पास वीटो पावर है, जो उनको सही लगेगा वही होगा। तो यहाँ पर इस तरह से कहा जा रहा है। फिर इसमें ये कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव स्पेशली रीजनल कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, और साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीस बिल्डिंग प्रमोट होगी, और यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको रिप्लेस करने की भी ज़रूरत नहीं, अलग से एक बोर्ड बना दो जो कि काम करता रहेगा।
कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि रोटेशन, रिप्रेजेंटेटिव मेंबरशिप, ठीक है, फ्रॉम ऑल रीजन्स टू इंश्योर डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड अवॉइड डोमिनेशन बाय द परमानेंट मेंबर्स। तो वही है कि अभी तो यूएनएससी में अगर हम बात करें तो 5 परमानेंट मेंबर है जिनका डोमिनेशन है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर ये डोमिनेशन वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या है कि हमें वाइडर रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना है, तो रिफॉर्म्स का एक पार्ट ये भी हो सकता है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्लियर है। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव और फंक्शन क्या रहेंगे, तो ये प्रोवाइड करेगा क्लियर अथॉरिटेटिव स्पेस फॉर द कंटिन्यूइंग पॉलिटिकल एंगेजमेंट विद ऑन पीस एंड सिक्योरिटी। तो यानी कि एक तरह से फर्दर पीस और सिक्योरिटी के ऊपर काम करेगा, एंगेज रहेगा। ये ब्रिंग करेगा अ कंसल्टिव डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू पोस्ट कन्फ्लिक्ट एनकम्प्लेंट एंड रिफॉर्म। तो मतलब एक तरह से यहाँ पर रिफॉर्म्स की तरफ भी जो है वो स्टेप एक तरफ से देखा जा रहा है। प्लस साथ में रीजनल बैलेंस और लेजिटिमेसी को भी प्रमोट करेगा, इंश्योर करेगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंश्योर करेगा ट्रांजिशंस आर लोकली ओन्ड एंड सॉवरेनिटी इज़ रिस्पेक्टेड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस अगर कहीं पर गई तो वहाँ पर क्या होगा कि जो रीजनल जो गवर्नमेंट है उसको पूरा सॉवरन रखा जाएगा, ताकि एक तरह से जो है वो रिपब्लिकन या जो डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो भी बना रहे। प्लस साथ में ये इनकरेज करेगा इनोवेशन विद इन द ग्लोबल पीस सिस्टम, ठीक है, वाइल नॉट एनफोर्सिंग एनक्रोचिंग अपॉन द यूएनएससी सिक्योरिटी अथॉरिटी। तो अभी अगर आप देखोगे तो यूएनएससी की जो यूएनएससी जो है वो सारे डिसीजन लेती है ऑलमोस्ट, अगर हम देखें सिक्योरिटी से रिलेटेड। बट लेकिन फिर ये बोर्ड जो पूरा जो है वो एक तरह से जो पीस के ऊपर काम करेगा विद रीजनल रिप्रेजेंटेशन। सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें कि अगर कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो ये प्रपोजल है इसका एम जो है वो प्री मेच्योर अपॉइंटमेंट, ठीक है, प्लस साथ में यहाँ पर जो पीस और सपोर्टिव डिसीजन की तरफ जो बात की जा रही है, एक तरह से इंक्लूसिव स्ट्रेटजी की यहाँ पर बात की जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन रहेंगे जो कि बियॉन्ड होंगे किससे, मिलिट्री और क्विक डिप्लोमेटिक फिक्सेस से। तो जिस तरह से अभी कंट्रीज़ अपने इंटरेस्ट पर जो है वो काम कर रही है रेदर देन वर्ल्ड इंटरेस्ट, तो उसको यहाँ पर जो है वो एक तरह से जो है वो टारगेट किया जाएगा और उसको एड्रेस किया जाएगा। प्लस साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर यूनाइटेड नेशंस में आ रहे हैं तो वो एक तरह से ब्रिज की तरह काम करेगा बिटवीन पीस एंड जो भी चैलेंजेस हमें आ रहे हैं, और उन सभी चैलेंजेस को एड्रेस भी करेगा। तो हम देख सकते हैं कि एक इमीडिएट स्टेप हो सकता है टू स्ट्रेंथन पीस वर्सेस ग्लोबली। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और हम जैसे हमें मेंस के लिए सजेस्ट करना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ में क्या हो सकता है कि जो बैलेंस लेकर आए, तो दैट इज़ बोर्ड ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी, जो कि इंश्योर करेगा पीस को प्रमोट करना है वर्ल्ड वाइड। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया की। अगर हम बात करें तो हिस्ट्री अभी बनी है वुमेन वर्ल्ड कप की। अगर हम बात करें 2025 का, तो इंडिया ने जो है वो साउथ अफ्रीका को डिफीट करके टाइटल जो है वो अपने नाम किया और वर्ल्ड चैंपियन हम बन गए हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जो ISRO है, इन्होंने अभी जो है वो रिसेंटली अगर हम बात करें तो GSAT-7R ये सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करी। ये इंडिया की हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि भारत से लॉन्च करी है। ऐसा नहीं है कि हैवीएस्ट वन है, मतलब लाइक सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है, बट नहीं, इंडिया से लॉन्च करने वाली ये पहली सबसे हैवी सैटेलाइट है। और अगर हम बात करें GSAT-7R या इसको CMS-03 भी बोलते हैं, ये हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडियन सॉइल से लॉन्च करी है। और लॉन्चिंग व्हीकल की अगर हम बात करें तो वो है GSLV M3। बहुत इंपॉर्टेंट ये रॉकेट लॉन्चर है। और जो ये सैटेलाइट है इसका वेट अगर हम बात करें तो 4410 kg यानी कि 4410 kg जो है वो इसका वेट है। और इसको कहाँ पर प्लेस किया जाएगा, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर डेप्थ में पूछा जा रहा है तो याद रखना है कि GTO यानी कि जियोसिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में जो है वो उसको प्लेस किया जाएगा। 4410 kg जो है वो उसका वेट है। और लॉन्च व्हीकल क्या है, GSLV M3। और GSAT-7R जो है वो सैटेलाइट का नाम है, एक तरह से ध्यान रखना। प्रीवियस अगर हम बात करें हैवी सैटेलाइट तो GSAT-2 इसका वेट जो है वो 5854 kg है। और इसको स्पेस एक्स का जो लॉन्च व्हीकल है उससे लॉन्च किया गया था, यानी कि भारत से बाहर से इसको लॉन्च किया था। और अभी हमने इंडियन सॉइल यहीं से ही जो है वो अपनी हैवी सैटेलाइट लॉन्च करी। और GSLV के बारे में अगर हम बात करें तो GSLV M3 जो है वो मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है भारत का। और इसमें 3 स्टेजेस आती है। पहली स्टेज अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास 2 मैसिव सॉलिड रॉक बूस्टर्स होंगे। सेकंड स्टेज अगर हम बात करें तो याद रखना है कि यहाँ पे लिक्विड प्रोपेलेंट होगा, जो कि एक तरह से अगर हम बात करते हैं पावर्ड बाय द ट्विन विकास इंजन। तो ये विकास इंजन यहाँ पर होगा।
पहली में क्या होगा, सॉलिड रॉक जो है वो बूस्टर्स होंगे। थर्ड अगर हम बात करें तो दैट इज़ क्रायोजेनिक स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होती है। और ये जो थर्ड जो स्टेज है ना, क्रायोजेनिक स्टेज, इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अभी तक इसके 100% जो है वो सक्सेसफुल जो है वो रिजल्ट है, और इसका एग्जाम्पल चंद्रयान 3 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जीरो टॉलरेंस फॉर एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस। ये किसने कहा, अभी हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि 324 से लेकर 329 के बीच में मेंशन्ड है आर्टिकल्स हमारे संविधान के। और पार्ट 15 है, कई बार पार्ट्स को लेकर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो पार्ट 15 में मेंशन्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट अगर हम बात करें तो 25 जनवरी 1950, एंड दिस डे जो है वो क्या होता है, वोटर्स डे भी होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, टेन्योर 6 साल का है, 65 ईयर्स लिमिट मैक्स है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये रिटायरमेंट एज है, नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो अपॉइंटमेंट नहीं होगा, इलेक्शन कमिश्नर है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। और टिल 1989 तक जो है वो ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था, बट लेकिन उसके बाद 61st अमेंडमेंट से जब हमने अपने वोटिंग एज को 21 से 18 साल कर दिया, तो यहाँ पर फिर जो है वो 2 और जो है इलेक्शन कमिश्नर जो ऐड किए गए थे, और यहाँ पर जो है वो 3 मेंबर बॉडी बना। और एक इंपॉर्टेंट, और ये अमेंडमेंट याद रखना 61st वाली आर्टिकल 326 में हो रखी है। और अगर हम बात करें अभी रिसेंटली, तो जो ये ज्ञानेश कुमार जी है, इनकी अपॉइंटमेंट एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, अगर हम बात करें लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक जो है वो यूनियन मिनिस्टर होगा, जनरली होम मिनिस्टर, जो कि नेम रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, फिर अपॉइंटमेंट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर की जगह कौन होंगे, CGI होंगे, बट लेकिन यहाँ पर जो है वो सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ और ही डिसीजन लिया। इंपॉर्टेंट है ये भी। प्लस फर्स्ट आपको याद रखना, दैट इज़ सुकुमार सेन, जो है वो फर्स्ट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के रहे हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो ओवर 3000 केसेस ऑफ व्हाट्सएप हैकिंग स्कैम रिपोर्टेड इन तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको कह सकते हैं एक तरह से साइबर क्राइम से रिलेटेड जो चैलेंजेस हम देख रहे हैं, और ये मेंस का एक एग्जांपल बन सकता है। तो हम इसको एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं कि इस तरह के चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये क्या है, द हिंदू में जो मैंशनड है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एलिफेंट डाइड आफ्टर बीइंग हिट बाय ट्रेन इन उड़ीसा। तो यानी कि एक तरह से ये भी एक चैलेंज हमारे पास बना हुआ है। तो एलिफेंट की अगर हम बात करें तो वो 25 साल का था, उसका नाम था तस्कर। ये पॉइंट क्लियर। अब उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि एलिफेंट का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने कब लॉन्च किया था, 1992, ठीक है, स्पेशली फॉर द कंजर्वेशन। और 33 एलिफेंट रिजर्व भारत में अभी है, ये सभी यहाँ पर मैंशनड है, 33 एलिफेंट रिजर्व, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। और एक डाटा फैक्ट है, आपको याद रखना है, 2019 से 2024 के बीच में 73 एलिफेंट्स की जो वो डेथ हो चुकी है। एलिफेंट की अगर हम बात करें तो नेशनल हेरिटेज एनिमल है, ठीक है, मैट्रियार्चल है, यानी कि ये जो है वो ग्रुप में रहता है, और ग्रुप के हेड कौन होते हैं, फीमेल होती है। कीटोन स्पीशीज़ है एलिफेंट, कीटोन स्पीशीज़ मतलब जिस रीजन में रहते हैं वहाँ पर इनका डोमिनेशन रहता है। फिर उसके बाद एलिफेंट सेंसस आपको याद रखना है, जनगणना की अगर हम बात करें तो 5 साल में एक बार होती है। और हाईएस्ट अगर हम बात करें तो कर्नाटका में है भारत में, उसका दूसरा नंबर पर आसाम, तीसरे पर केरला। तो ये सीक्वेंस भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। हाईएस्ट अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सत्यमंगलम फॉरेस्ट डिवीज़न, इसमें सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट है। और आयुसन स्टेटस अगर हम बात करें तो एशियाटिक एलिफेंट का आपको याद रखना है, दैट इज़ एंडेंजर्ड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा संविधान है, संविधान का जो सिंबल है वो भी कहीं ना कहीं एलिफेंट ही है। फिर उसके बाद जो एडिटोरियल है, ये भी द हिंदू मेंशन्ड है कि एंगेज द तालिबान, डोंट रिकॉग्नाइज दैम। तो ये क्यों एडिटोरियल मेंशन्ड है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, अभी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस एक तरह से तालिबान चल रहा है, ठीक है, और कहाँ पर, डूरांड लाइन पर, जो कि 1893 में बनी थी। ये हमने फैक्ट जो पहले क्लास में डिस्कस किए थे। अब देखो कि यहाँ पर क्या है कि इन दोनों के जो क्लैशेस चले थे, और फिर पीस बिल्डिंग का काम जो है यूएस ने एक तरह से कर दिया कि कोशिश करी। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो तालिबान जो है वो लगातार न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि यूएस क्या कर रहा है, तालिबान का एक एयरबेस की डिमांड कर रहा था, बट तालिबान ने मना कर दिया। यानी कि अफगानिस्तान में एक बेस है, एयरबेस, जिसको यूएस मांग रहा था, बट तालिबान ने नहीं दिया। तो अब यहाँ पर क्या है कि तालिबान का जब से रिटर्न हुआ है काबुल में, तो जो ओल्ड राइवलरीज है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, वो रिसरफेस्ड हो गई है। तो अभी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके साथ लिंक करती है। तो हमने क्या किया है, हमने तालिबान के साथ बातचीत करी, बट लेकिन हमने तालिबान को रिकॉग्नाइज़ अभी नहीं किया है। अभी तालिबान के एक मिनिस्टर जो भारत भी आए थे, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो मतलब हम तालिबान के साथ एंगेज है, बट लेकिन हम रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं। और अगर हम बात करें, इंडिया जो है वो
अफगानिस्तान में पोस्ट 2001 इन्वेस्ट भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, बट लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजेस हमारे पास है। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम भी जो है वो अफगानिस्तान में कर चुके हैं। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल रहता है चाबहार पोर्ट, जिसके थ्रू हम जो सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान में एंगेज है। और अफगानिस्तान हमारे साथ जो है वो 106 किलोमीटर बॉर्डर भी शेयर करता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो इंडिया के कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, क्योंकि अफगानिस्तान के पास भी कुछ एक ऐसे जो है वो नेचुरल मिनरल्स है जो उनको भी नहीं पता है, और हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक सेफर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं ताकि हम प्रमोट करें रीजनल स्टेबिलिटी। तो यानी कि भारत किसकी तरफ काम कर रहा है, भारत काम कर रहा है रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ। फिर उसके बाद यहाँ पर साथ में अगर हम बात करें कि जो क्रॉस बॉर्डर जो मिलिटेंसी है और जो टेररिज्म है, इन दोनों को एड्रेस करने की बात इंडिया करता है। प्लस साथ में अगर हम बात करें तो तालिबान भी कहीं ना कहीं अभी से परेशान है, और तालिबान की सरकार भी जो है उस पर काम कर रही है। थर्ड अगर हम बात करें तो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, ठीक है, मेंटेन डिप्लोमेटिक प्रेजेंस एंड एंगेज विद तालिबान टू कीप द चैनल ओपन वाइल नॉट ग्रांटिंग देम फॉर्मल रिकॉग्निशन। तो ये जो है वो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या है कि हम बातचीत कर रहे हैं, हम जो है वो एंगेज हो रहे हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर, बट लेकिन अभी हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, फॉर्मल रिकॉग्निशन अभी नहीं है। तो इंडिया की अप्रोच क्या है, इंडिया की अप्रोच क्लियर है कि वो क्या कर रहे हैं, हम वेट और वॉच स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वेट और वॉच स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। इंटरेस्ट हमारे लिए मैटर करते हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पर हम चल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो मैसेज है जो कि हमें इस एडिटोरियल से मिलता है। देन उसका चैलेंजेस भी है, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है। अगर हम तालिबान को रिकॉग्नाइज कर देते हैं तो सेम अगर हम बात करें तो उससे सिक्योरिटी डायनेमिक्स हो सकते हैं, कंसर्न हो सकते हैं। सेकंड उसके बाद तालिबान जो है वो फंडामेंटली अभी चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें लिमिटेड वुमेन राइट, लिमिटेड एजुकेशन, ठीक है, और अगर हम बात करें रूल्स विद ब्रूटैलिटी, तो ये सभी एक तरह से अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम बात क्या करें तो वहाँ पे तो फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है, ठीक है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, बट इस तरह का यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। तो अभी ये एक चैलेंज बना हुआ है। प्लस साथ में अगर हम डिप्लोमेटिक वे में जो है वो अप्रोच को लेकर चलते हैं तो मतलब लाइक अगर हम करते हैं कि अलाउइंग डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी माइट एम्बोल्डन एंटी इंडियन या एंटी इंडिया एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, ठीक है, शेल्टर्ड बाय द तालिबान। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जैसे अभी दोनों के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर कोई एंटी इंडियन एलिमेंट आ गया तो फिर उससे क्या होगा कि अफगानिस्तान हमारे लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाएगा। तो इसलिए अभी डिप्लोमेटिक लेवल पर ही जो है वो काम करना सही होगा। साथ में फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें अपनी स्ट्रेटजी को ब्रॉडर करना है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं, हम रीजनल स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, प्रमोशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, या अगर हम बात करें कि वहाँ पे जो है वो वुमेन राइट वगैरह इन सब के बारे में प्रमोशन हो, तो ये कोर टारगेट रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन उसके बाद हम इसको लिंक कर सकते हैं कि स्ट्रेटेजी इज़ टू गार्ड इंटरेस्ट, ठीक है, स्पेशली अगर हम बात करें तो इसमें हम रिफॉर्म और मॉडरेशन दोनों ही की तरफ जो है वो चल रहे हैं। यानी कि अभी हमारे जो इंटरेस्ट है वो तालिबान की लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करने एक तरह से कि वो किस तरह से चल रही है, क्या वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फॉर्म में चल रही है या फिर वो अपना ही कंसेप्ट जो है वो लेकर चल रहा है, जिसमें जो है वो ह्यूमन राइट्स हो गए या अदर अगर हम बात करें तो वो बहुत लिमिटेड है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो एडिटोरियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द विज़न ऑफ मॉडल यूथ ग्राम सभा। ये एडिटोरियल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें वो क्या कर रही है, यंगस्टर्स को इंगेज कर रही है ग्राम सभा के लिए। तो ग्राम सभा का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है, जिसमें 18 जो भी वोटर है जिसने भी वोट कास्ट किया है वो ग्राम सभा का मेंबर है, और यहाँ पर वो अपनी बात रख सकता है, यहाँ पर जितने भी डिसीजंस हो रहे हैं वो उसका पार्ट बन सकता है। और पंचायत में अगर हम बात करें तो ग्राम सभा के पास ही जो है वो सारी की सारी पावर होती है। तो ये ग्राम सभा का जो इनिशिएटिव है एक तरह से अगर हम बात करें, या ग्राम सभा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नरस्टोन है ग्रास रूट डेमोक्रेसी का, जो कि अगर हम बात करें हर रजिस्टर्ड वोटर को जो है वो एम्पावर करता है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में ऑन बजट प्लान्स एंड गवर्नेंस एट पंचायत लेवल। तो इम्पॉर्टेंट है। और इससे अगर हम बात करें कि जो ग्राम सभा का जो फाउंडेशनल रोल है अगर हम ये देखते हैं, फिर भी हम देखें
कि जो यंगर जनरेशन है वो लिटिल एंगेज्ड है इन ग्राम सभा आज के टाइम पे अगर हम बात करें। तो फिर हमने यहाँ पर ये कोशिश की है कि कंसेप्ट ऑफ मॉडल यूथ ग्राम सभा को शुरू किया जाए। और ये जो मॉडल यूथ ग्राम सभा है, फिर हम इसमें क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को एंगेज कर रहे हैं। एज एन उनका रोल रहेगा कि वो सरपंच बने, वार्ड मेंबर्स बने, हेल्थ वर्कर्स बने, कॉमन सिटीजन बने, प्लस साथ में जो लोकल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। तो एक तरह से जिस तरह से वो पार्लियामेंट सीरीज़ है ना, वैसा ही कुछ एक इनिशिएटिव जो है वो ग्राम सभा लेवल पर भी किया जा रहा है। और ये इनिशिएटिव 2025 में लॉन्च किया मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, प्लस साथ में जो है वो अदर जो एनजीओ वगैरह है उन सबसे भी पार्टनर्ड है। और यहाँ पर एक तरह से डेमोक्रेटिक स्टिमुलस को जो है वो प्रमोट करने की बात की जाइए, स्पेशली इन द स्कूल। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकल एंगेजमेंट और लीडरशिप को प्रमोट किया जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और ग्राम सभा इस बार बेस बनाए, तो इसकी जो फर्स्ट फेज़ है उसमें 1000 प्लस स्कूल्स को इंक्लूड किया गया अक्रॉस 28 स्टेट्स। और अभी यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं इनको एंगेज करेंगे, यहाँ के टीचर्स को एंगेज करेंगे, ताकि जो ये कंसेप्ट है उसको प्रमोट किया जाए फर्स्ट फेज़ में। तो कहीं ना कहीं फिर हम देखते हैं कि ये जो है वो स्टिमुलेशन है रियल डेमोक्रेसी की तरफ, जिसमें हम जो पंचायती राज गवर्नेंस है उसको प्रमोट कर रहे हैं। और पंचायती राज गवर्नमेंट जो अगर हम बात करें तो 3 टायर सिस्टम में ये चलता है। प्लस साथ में अगर हम बात करें कि ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एक परफेक्ट एग्जांपल है, जो कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को भी इंश्योर करता है। तो इसमें अगर हम बात करें कि अगर ये जो हम क्या कह रहे हैं, जो यहाँ से पोटेंशियल इम्पैक्ट की बात करें कि अगर ये नेशन वाइड एक्सपैंड होता है, तो हम देख सकते हैं कि ये रीडिफाइन करेगा सिविक एजुकेशन को, नूरचूर करेगा एक्टिव पार्टिसिपेशन को, और प्लांट करेगा सीड फॉर अ वाइब्रेंट एंड कंपेंशनेट डेमोक्रेसी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आर्टिकल कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की तरफ चल रहा है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ चल रहा है। और एक तरह से अगर हम बात करें कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ चल रहा है, यानी कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। देन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जिसका आंसर जो है वो आप लोग हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये डायरेक्ट इस एडिटोरियल बेस्ड ही जो है वो क्वेश्चन है, आपको ये आंसर जो है वो करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये। देन उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड न्यूज़ के बारे में। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया 1219 करोड़ का प्रोजेक्ट इन केवादिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि जो 150th जयंती है उसके टाइम पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, मतलब यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखे हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के, ठीक है, केवादिया। और ये कहाँ पर है, गुजरात में। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मॉडल यूथ ग्राम सभा, ये हमने जो है वो अभी डिस्कस किया, टू एम्पावर स्टूडेंट इन द ग्रास रूट डेमोक्रेसी। और यहाँ पर 1000 प्लस स्कूल्स को जो है वो नेशन वाइड इंक्लूड किया जाएगा। तो कब कब लॉन्च किया याद रखना, 30 अक्टूबर 2025 इन न्यू दिल्ली। देन उसके बाद है जो प्रेसिडेंट है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, वो पहली इंडियन प्रेसिडेंट बनी है टू फ्लाई इन 2 फाइटर जेट्स। तो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें राफेल की सॉर्टी उनकी कंप्लीट हुई। और इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले कौन से वाले में थे, तो आपको याद रखना सुकोई 30 MKI, जो कि आसाम से जो है वो उन्होंने फ्लाई किया था। तो एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है राफेल। और राफेल हमने कौन सी कंट्री से लिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर ग्लोबल कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम इन हनोई। ये इंपॉर्टेंट रहेगा रीजन, याद रखना, टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल डिजिटल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो हनोई से जो है वो अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया। और हनोई कहाँ पर है, वियतनाम में, इंपॉर्टेंट। और ये को होस्ट भी वियतनाम और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इन दोनों ने को होस्ट किया था। और टारगेट क्या है, कम्बैट करना है साइबर क्राइम को। तो जो आपका यूनाइटेड नेशंस का पहला ग्लोबल लेवल पर हम कन्वेंशन देख रहे हैं अगेंस्ट साइबर क्राइम, ये वियतनाम हनोई से लॉन्च किया। और कब लॉन्च किया, जब यहाँ पर ये जो कन्वेंशन हुआ। और ये कन्वेंशन किसने होस्ट किया, वियतनाम और यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वियतनाम हनोई। मलेशिया ने हैंडओवर किया है आसियान नेशंस की जो चेयरमैनशिप है वो फिलीपींस के लिए एट 47th समिट। तो 47th समिट हुआ, ठीक है। उसके बाद अभी नेक्स्ट जो चेयरमैन बन गया दैट इज़ फिलीपींस, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिलीपींस जो है वो 2026 तक जो है वो, अब अगर हम बात करें तो चेयरमैन रहेगा, इंपॉर्टेंट आसियान नेशन का। और आसियान की अगर हम बात करें 1967 में बन रखा है आज, ठीक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसके जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हो रखी है। और 11 कंट्रीज़ है, पहले 10 होती थी लेकिन अभी 11 है। तो 11th कौन सी बनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
देन उसका जस्टिस सूर्यकांत अभी जो है वो 53rd जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बने। और ओथ अगर हम बात करें तो दैट इज़ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 लिंक करता है अपॉइंटमेंट ऑफ CGI बाय द प्रेसिडेंट, और इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये जो है वो फरवरी 9 2027 तक जो है वो एज एन CGI सर्व करेंगे, इम्पॉर्टेंट। और जस्टिस सूर्यकांत जो है वो हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसके भी जो है वो चीफ जस्टिस रहे हैं 2018 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर हम देखते हैं कि CGI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी ओथ जो है वो कौन करवाता है, प्रेसिडेंट करवाता है। तो प्रेसिडेंट की ओथ भी जो है वो CGI करवाते हैं। और CGI का जो नेम होता है वो जनरली जो आउटगोइंग CGI होते हैं प्लस सीनियर मोस्ट जो जज रहता है वो रेकमेंड करता है। बट लेकिन जो सीनियर मोस्ट जज यहाँ पर होगा वो एज में नहीं देखा जाता, वो सर्विस में देखा जाता है कि कितने साल जो है वो सर्विस हो चुकी है, फिर ही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बनते हैं। 31 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और थीम अगर हम बात करें तो एक भारत आत्मनिर्भर भारत, तो ये थीम है, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है US और इंडिया के बीच में डिफेंस कॉपरेशन, जो कि हमारी पहली न्यूज़ थी। 12th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, यानी कि एक तरह से अगर हम बात करें तो ADMM+, कहाँ पर, कुलालंपुर मलेशिया। तो आसियान के टाइम पे जो है वो ये मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने एक यूनिफाइड विज़न और एक जो है वो पॉलिसी डायरेक्शन जो है वो रखी, ताकि डिफेंस जो कॉपरेशन है हम उसको और ज़्यादा जो डिपन और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें कि US के साथ हम किस तरह से डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एंगेज है, तो सबसे पहले अपेक्स डायलॉग अगर हम बात करें दैट इज़ 2+2 मिनिस्टर डायलॉग, यानी कि फाइनेंस और डिफेंस दोनों ही नेशंस के, इंडिया के भी फाइनेंस मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर, US के भी डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। प्लस साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर हम लोग इन सभी एजेंडाज़ पर काम कर रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो कि हमने 2019 में साइन किया था, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट जो कि हमने 2020 में साइन किया था, इवन कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो कि हमने 2018 में साइन किया था, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ये हमने 2016 में जो साइन किया था, जिसमें म्यूचुअल लॉजिस्टिक की तरफ जब हम काम कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिंपल जो याद रखने हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेटजिक एंड पॉलिसी पिलर्स अगर हम बात करें तो US जो है वो भारत का जो है वो मेजर डिफेंस पार्टनर है सिंस 2016, इंपॉर्टेंट। और ट्रेड फैसिलेशन अगर हम बात करें तो US ग्रांटेड इंडिया स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन, ठीक है, स्टेटस इन 2018। और अभी जिस तरह से टैरिफ वॉर इंडिया और US के बीच में चली थी, तो उसके बाद ये सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी प्लस की अगर हम बात करें या टेक्नोलॉजी पुश की अगर हम बात करें तो इसमें हम जो है वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन रोड मैप जो हमने 2023 में बनाया है, इसमें हम फिर को प्रोडक्शन की तरफ बात कर रहे हैं। और इनोवेशन सिस्टम लाइक इंडस INDUS डिफेंस एक्सेलेरेशन इकोसिस्टम जो है वो दोनों ही कंट्रीज़ ने मिलकर शुरू किया। और अगर हम बात करें ऑपरेशनल इंटर ऑपरेशनबिलिटी की, तो आपको याद रखना है बायलेटरल एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया। युद्ध अभ्यास आर्मी की एक एक्सरसाइज है, वज्र प्रहार स्पेशल फोर्सेज की एक्सरसाइज, और कोप इंडिया एयर एक्सरसाइज। इसके बाद मल्टी लेटरल एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इसमें मालाबार आती है, जिसमें US इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया ये सभी आते हैं, और ये क्या है, क्वाड ग्रुप भी है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन उसके बाद इंडिया का जो मैरीटाइम वीक है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो टोटल कितनी रही, 12 लाख करोड़, ये इंपॉर्टेंट है। जो अभी हमारा मैरीटाइम वीक हुआ था उसमें हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट रही। तो यहाँ पर हमने इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग कैपेसिटी की तरफ बात करी है, हमने शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो टारगेट रखा है सेट, इन्होंने एक टारगेट किया है कि 216 वेसल्स जो है वो बनाई जाएगी बाय 2047 विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख करोड़। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस साथ में अगर हम बात करें अचीवमेंट भारत की मैरीटाइम सेक्टर में, तो जो हमारी जो इकॉनमी है मैरीटाइम सेक्टर उसका सेंटर है, क्यों, क्योंकि 95% ट्रेड जो है वो अगर हम देखें तो मैरीटाइम रूट के थ्रू होती है। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम या वैल्यू, वैल्यू में बात करें तो 70%, वॉल्यूम में अगर हम बात करें तो 95%। यानी कि जो हमारे कोस्टल रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड एंड कॉमर्स के, जो हमारे पोर्ट्स हैं। और हमारे पास अभी 13th अभी बन रहा है, टोटल 12 जो है वो मेजर पोर्ट्स हैं। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो पोर्ट कैपेसिटी अगर हम बात करें डबल्ड, ये हमने टारगेट रखा है कि हमें जो पोर्ट कैपेसिटी को डबल करना है, हमें रिड्यूस करना है एवरेज वेसल टर्न अराउंड टाइम। जैसे कि अगर हम बात करें 2014 में कितना था, 93 आवर्स था 2014 में, तो हमें उसको जो 48 आवर जो 2025 में लेकर गए हैं, ताकि हम ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करें। प्लस साथ में इंडिया का जो सी फेयर जो वर्कफोर्स है उसको भी हमने यहाँ पर कहा क्या है कि हमें उसको भी जो आगे लेकर चलना है। तो 2014 में वो कितना था, 1.25 लाख
2014 में था और अभी हम जो है वो 3 लाख से ऊपर जो है चले गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे जो भारत जो है वो वर्ल्ड के टॉप 3 सप्लायर्स में से आ जाता है ऑफ ट्रेंड सी फेयर। देन उसके बाद लेजिस्लेटिव बूस्ट भी अगर हम बात करें तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025, इंडियन पोर्ट एक्ट 2025, ताकि हम मैरीटाइम सेक्टर को बूस्ट कर सकें। तो मतलब क्या है कि मैरीटाइम सेक्टर जब इंपॉर्टेंट रोल, जो यहाँ से अगर देखो मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें बता सकते हैं कि मैरीटाइम सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या क्या जो है वो इनिशिएटिव है। और 2025 में ही सरकार ने जो 3-4 कानून बना दिए एक साथ। तो मैरीटाइम विजन है सबसे पहले तो हमारा 2030 का, जिसमें हम लोग जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक एफिशिएंसी की तरफ काम कर रहे हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि जो अमृत काल की हमारी फेज़ ये चल रही है कि 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो उसमें शिप बिल्डिंग, क्रूज टूरिज्म और स्किल डेवलपमेंट ये कोर पिलर्स है। सागरमाला प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है, जिसमें हम जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, प्लस साथ में पोर्ट डेवलपमेंट पर भी काम हो रहा है। ग्रीन टग प्रोग्राम, जिसमें हमने टारगेट किया है कि हम 100 इको फ्रेंडली टग्स जो बनाएंगे बाय 2040, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन उसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जैसे कि सागर पॉलिसी, महासागर पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम, ठीक है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट आते हैं ये कंसेप्ट, जो कि भारत के इनिशिएटिव है, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है हमारे, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव जो है वो इंडोनेशियन रीजन हो। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पावर की अभी हमने कहाँ पर बात करी थी, यूएसए और चाइना, इन दोनों की। तो अभी बैलेंस ऑफ पावर कहाँ पर आ गया, फेडरलिज्म की तरफ। तो नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल कुछ एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अगर हम बात करें कहीं ना कहीं लिंक करते हैं एक प्रिंसिपल के साथ, कि सेल्फ रूल के साथ शेयर रूल। तो यानी कि पहले हम क्या कहते थे, गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो दैट इज सेल्फ रूल। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं सेल्फ रूल के साथ शेयर्ड रूल। शेयर्ड मतलब लोगों का शेयर भी यहाँ पर होगा। तो इसके लिए हमारे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट लिंक होते हैं, दैट इज फेडरल और यूनिटरी फीचर। फेडरल की अगर हम बात करें तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फीचर है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है। डुअल पॉलिटी फेडरल है। डुअल पॉलिटी मतलब यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। बाइकैमरलिज्म, राज्यसभा लोकसभा, ये भी फेडरल फीचर है। पावर, डिवीजन ऑफ पावर नेक्स्ट आता है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवीजन है, और एज पर द शेड्यूल 7, जो कि वहाँ पर आपका स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट आती है। देन यूनिटरी फीचर अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग सेंटर। कब स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, इमरजेंसी के टाइम पे स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंगल सिटीजनशिप। डुअल पॉलिटी है हमारे यहाँ पर, क्या है, डुअल पॉलिटी है, बट लेकिन संविधान क्या है, सिंगल है। यूएस में अगर हम बात करें तो यूएस में क्या है, डुअल पॉलिटी। यूएस में देखो आपको वहाँ पे जो है वो डबल सिटीजनशिप देखने को मिलेगी। पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट्स, आर्टिकल 3, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही जो है वो स्टेट की टेरिटरी एरिया को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकती है, घटा सकती है, नई स्टेट बना सकती है, ओनली पावर टू पार्लियामेंट। और इनडिस्ट्रक्टिबल ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ये जो है वो कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो किया जाता है। अदर अगर हम बात करें जो यूनिटरी फीचर आते हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब इंटीग्रेटेड है यहाँ पे। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो फीचर रहता है वो रहता है कि ये क्या है, फेडरल फीचर है। ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि आईएएस आईपीएस की अगर हम बात करें, सेंटर अपॉइंट करती है, सर्विस स्टेट में करते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, पार्लियामेंट के पास पावर होती है इमरजेंसी के टाइम पे कानून बनाने की। फिर उसका चैलेंजेस भी है, जैसे कि अगर हम बात करें फिजिकल सेंट्रलाइजेशन, जैसे कि जीएसटी को लेकर कंसर्न रेज हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, कोविड के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे डिसीजन लिए। अदर्स अगर हम बात करें तो गवर्नर जो बिल जो है प्रेसिडेंट असेंट के लिए भेज देते हैं, तो उस वो भी जो है वो एक जो चैलेंज अभी बना हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या है, हमें कह सकते हैं कि नीति आयोग लाइक जैसे विंग है जो कि टीम इंडिया स्पिरिट को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें क्या है कि ये क्या कर रहे हैं, सेंटर और स्टेट दोनों को यूनाइट कर रहे हैं एज एन इक्वल पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। तो हम इससे क्या हो सकता है कि जितने भी चैलेंजेस है, चाहे वो डेमोक्रेसी में रेज हो रहे हैं या फिर डेवलपमेंट में रेज हो रहे हैं, हम उनको एड्रेस कर सकते हैं बाय फॉलोइंग अ डायनेमिक बैलेंस बिटवीन यूनिटी एंड रीजनल ऑटोनॉमी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो अभी हमने क्या कहा, बैलेंस की तरफ बात करी, और कैसा, बिटवीन यूनिटी एंड रीजनल ऑटोनॉमी, तो यहाँ से ये लिंक हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आर्य समाज के 150 साल कंप्लीट हुए हैं। आर्य समाज की अगर हम बात करें तो 1875 में किसने बनाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती इन बॉम्बे। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब उसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्य समाज को एक तरह से रिवाइवलिस्ट कहा जाता है। रिवाइवलिस्ट ये मूवमेंट है, और जो स्लोगन यहाँ पर जो दिया था दैट इज़ बैक टू वेदास। स्लोगन क्या दिया था, बैक टू वेदास। और उन्होंने कहा था कि जो वेदास है वो क्या है, इनफेलिएबल है, और बिलीव इन वेदास। तो ये जो है वो कंसेप्ट यहाँ पर आया था।
सोशल रिफॉर्म्स इन्होंने किए, जैसे कि कास्ट हायरार्की था उसको जो कास्ट सिस्टम था उसको कंडेम्ड किया, अनटचेबिलिटी को कम्बेस्ट किया, एडवोकेट किया वैदिक एजुकेशन फॉर ऑल कास्टेज, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज इन्होंने काम किया है, फोर्स किया है इन्होंने कि जो मतलब एक तरह से जो विडो मैरिज है उसको प्रमोट किया जाए, और वुमेन एजुकेशन की तरफ जो है उन्होंने काम किया। एजुकेशनल रिफॉर्म से अगर हम बात करें तो दयानंद एंग्लो वैदिक ट्रस्ट DAV और मैनेजमेंट ये जो है वो 1886 में शुरू हुई, और कहाँ से शुरू हुई थी, लाहौर में शुरू हुई थी। मतलब एक तरह से साइंटिफिक और मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की अगर हम बात करें, ये जो फ्रीडम फाइटर्स जो कि आर्य समाजिस्ट थे, तो उसमें लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल ढींगरा स्वामी सजानंद, सचेंद्र नाथ सन्याल, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है जो कि आर्य समाज के साथ कनेक्टेड थे। देन उसके बाद अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस आर्य समाज के प्रिंसिपल्स का, तो सोशल इक्वालिटी अगर हम बात करें अभी प्रमोट होता है, जेंडर इंपावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति वंदन अभियान, तो ये सभी आर्य समाज के साथ लिंक करते हैं, उनकी जो विचारधारा है उनके साथ लिंक करते हैं। एजुकेशन एंड रैशनलिज्म आज के टाइम पर अगर हम बात करें दैट इज साइंटिफिक एंड मोरल एजुकेशन। इवन अगर हम अदर वैल्यूज़ की बात करें तो एथिकल लिविंग ओवर रिचुअल्स, या फिर इंटरफेथ हारमोनी, या फिर अगर हम बात करें कि हारमोनी विद नेचर, ये सभी प्रिंसिपल्स अगर हम देखें आज के टाइम पे जब हम बात करते हैं कि इन सबको हमें प्रमोट करना है, तो ये आर्य समाज के साथ भी जो है वो लिंक होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज़ बाल्टिक सी, ये न्यूज़ में चल रहा है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ बाल्टिक सी के बारे में याद रखना है कि वो कहाँ कहाँ पर बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो बाल्टिक सी सबसे पहले ज़्यादा नॉर्दर्न यूरोप में है। कंट्रीज़ की अगर हम बात करें जिसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो स्वीडन, पोलैंड, लिथुनिया, लातविया, फिनलैंड, एस्टोनिया, जर्मनी, डेनमार्क, रशिया। रशिया को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है यहाँ पर। और एक तरह से अगर हम बात करें तो केल कनाल है जो कनेक्ट करते हैं नॉर्थ सी टू द बाल्टिक सी। नॉर्थ सी को किसके से कनेक्ट करते हैं, केल कनाल। अब हमें क्या करना है ना, इसको मैप बेस्ड याद करना है। तो देखो यहाँ पर हो गया स्वीडन, ये होगा फिनलैंड, दो इंपॉर्टेंट। ये वाला जो रीजन है ना यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड वाला, यहाँ पर हो गया रशिया। ये आपके बाल्टिक नेशन होगी तीन, एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया। तो ये तीनों क्या हो गए, बाल्टिक सी, ये न्यूज़ में आ गया अभी। और यहाँ वाली साइड पर अगर हम बात करें दिस इज़ पोलैंड इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर क्या होगा जर्मनी, और ये क्या होगा डेनमार्क। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, सारा इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा। देन उसके बाद है एक्सरसाइज एक न्यूज़ में से दैट इज़ त्रिशूल। ये ट्राई सर्विस ड्रिल है जो कि कहाँ पर हुई, राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में। ठीक है, वेस्टर्न बॉर्डर मतलब पाकिस्तान के साइड पे जो बॉर्डर टच होता है वहाँ पर ये हुई। और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों ने जो है वो ज्वाइंटली जो है वो इस एक्सरसाइज को जो है वो किया। एक ड्रिल जो है वो तीनों ने मिलकर करी, त्रिशूल। अब यहाँ पर नेक्स्ट उसके बाद है क्रिएटिव सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमी। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो 43rd सेशन हुआ है यूनेस्को का, यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस। इन्होंने नेम किया है लखनऊ को एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। और अब ये किसका पार्ट बन गई है, यूनाइटेड नेशंस क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का। इससे पहले अगर हम बात करें तो हैदराबाद थी, तो ये जो है वो सेकंड बनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी किसको ऐड कर दिया, लखनऊ को ऐड कर दिया। अदर सिटीज़ अगर हम बात करें तो ग्वालियर जिसको म्यूज़िक की फॉर्म में ऐड किया है, जयपुर क्राफ्ट एंड फॉक आर्ट, चेन्नई की अगर हम बात करें तो म्यूज़िक। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में, तो इसका ओरिजिन जो है वो 2004 में हो रखा है। ये टारगेट कर रहे हैं कि कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करना है अमंगेज द सिटी, स्पेशली जो भी अगर हम बात करें यहाँ पर फिर रिकॉग्नाइज करते हैं क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटजिक फैक्टर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पिलर क्या हो सकता है, क्रिएटिविटी भी हो सकता है। तो कोर यहाँ पे अगर हम बात करें तो 7 क्रिएटिव फील्ड्स को इंक्लूड किया गया है, क्राफ्ट एंड फॉक आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, म्यूज़िक एंड मीडिया आर्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो फिल्म के उसमें देखें तो मुंबई को भी यहाँ पर ऐड किया गया है, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। 2025 की जो मीटिंग है वो कहाँ पर हुई, साउथ कोरिया में, इंपॉर्टेंट रहेगा। जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन है सेक्रेटरीट सिंगापुर में है, 1989 में एस्टेब्लिश्ड हुई। 21 मेंबर्स यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिले, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इसका ये पास जो है वो इंडिया के पास का ऑब्जर्वर स्टेटस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया जो है वो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन का मेंबर नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एशिया पैसिफिक रीजन को जो है वो डायनामिक और हारमोनियस बनाना है ताकि फ्री एंड ओपन ट्रेड को प्रमोट किया जाए विद इन्वेस्टमेंट। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कॉपरेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। दिस इज़ द रीजन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक रीजन। तो भारत यहाँ पर है, भारत क्या इसका मेंबर नहीं है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। तो पहला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टेबल कॉइन पैक्ड टू इट्स नेशनल करेंसी द येन। तो येन से क्लियर होता है कि इट इज़ जापान। देन उसके बाद सेकंड है विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली टेक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द आसियान फ्रॉम द मलेशिया इन 2025। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, फिलीपींस।
वेयर वॉज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम हेल्ड इन अक्टूबर 2025? ऑप्शन है यहाँ पर जेनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क यूएसए, पेरिस फ्रांस और हनोई वियतनाम। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज हनोई वियतनाम। फोर्थ क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। देन उसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस की अगर हम बात करें तो वो था 31 अक्टूबर। तो थीम क्या है इस बार की? तो वो सिंपल आपको याद रखना है, थीम है एक भारत आत्मनिर्भर भारत। तो आई होप जो कंटेंट जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।